अब हम जानेंगे ग्राम संगठन की 7वीं पुस्तक ऋण पुस्तक के बारे में। जैसा कि आप बीके हो, आपको पता है कि समूह के अंदर भी जो समूह और सदस्य के बीच में लेन देन यानी कि जो ऋण की लेन देन लिखते हो और ऋण पुस्तक रहती है, वैसे ही एक ग्राम संगठन में भी समूहों को दिए गए ऋण की लेन देन की पुस्तक रहती है। जैसे पहले हम परिभाषा की बात कर लें, वह पुस्तक जिसमें ग्राम संगठन से जुड़े समूहों के ऋण के लेन देन के विवरण की जानकारी होती है, उसे हम ऋण पुस्तक कहते हैं। इसके कुछ लाभ भी हैं। प्रत्येक समूह द्वारा लिए गए ऋण व भुगतान की गए ऋण की जानकारी मिलती है। समूह द्वारा लिए गए ऋण का उद्देश्य पता चलता है। ऋण पुस्तक से समूह द्वारा वापसी ऋण किस्तों की संख्या तथा ब्याज दर का पता चलता है। यानी कि ये थोड़े बहुत हमारे फायदे हैं ऋण पुस्तक के। और इसके अलावा ऋण पुस्तक में जो समूह लोन लेता है उसकी तमाम जानकारी मिल जाएगी कि उसने कब कब कितना कितना पैसा लिया, किस किस उद्देश्य के लिए लिया और कौन सी तारीख को उन्होंने पैसा लिया। तो ये हमारे ऋण पुस्तक की परिभाषा और ऋण पुस्तक के बारे में अब हम जानेंगे आगे उसका प्रैक्टिकल करके कि कैसे उसमें अभ्यास करके कि कैसे लिखा जाता है। अब हम करेंगे ऋण पुस्तक का अभ्यास। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारी ऋण पुस्तक कैसी है। ये हमारी ऋण पुस्तक है जिसमें समूह को जो हम ऋण का लेन देन का विवरण लिख रहे हैं वो इसमें दर्ज करेंगे। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखें। जैसे पहले एक किताब में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें टेबल तैयार करनी पड़ेगी, तो क्रमानुसार यहाँ पे नाम लिखकर उसके बाद समूहों का नाम और उन समूहों को कितने कितने पेज आपने दिए, कौन कौन से नंबर के, वो यहाँ पे लिखने हैं। नंबर आपको पेज के ऊपर कोने में मिल जाएगा, जैसे कि ये दोनों तरफ लिखा हुआ है। अब इस पुस्तक को आप देखोगे, ये पुस्तक बिल्कुल हमारी समूह ऋण पुस्तक के अंदर जो बड़ा ऋण लिखते हैं सेम उसी प्रकार की है। एक भी कॉलम भिन्न नहीं है। केवल फर्क इतना है कि यहाँ पे समूह का नाम पूछा गया है जबकि उसमें सदस्य का नाम पूछा जाता है, क्योंकि ग्राम संगठन के अंदर जो सदस्य होते हैं वो समूह होते हैं और समूह के अंदर जो सदस्य होते हैं वो महिला होती है। बाकी सारे कॉलम एक जैसे। और यहाँ पे जो साइन करने वाली जगह है वहाँ समूह के अंदर एक सदस्य के साइन होते हैं, क्योंकि एक सदस्य लोन लेता है। यहाँ पे समूह लोन ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पदाधिकारियों की रहती है। इसको लिखते कैसे हैं हम यहाँ पर एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले लिखते हैं समूह का नाम, समूह के नाम की जगह आ जाएगा। उदाहरण में हम ले लेते हैं बीजासन माता समूह, बीजासन माता। ऋण संख्या, अब ये समूह में जब ऋण दिया जाता है तो उनकी ऋण की संख्या होती है कि कौन से नंबर का ऋण दिया जा रहा है। मान लेते हैं इनके पास 5वां ऋण है। ऋण की वितरण तिथि में आ जाएगा 1/5/2019। बोर्ड पे जो हम ले रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये सारे के सारे एक प्रकार के उदाहरण हैं, ये हकीकत में नहीं हो रहा। ऋण का उद्देश्य, ऋण के उद्देश्य में किस उद्देश्य से वो पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आजीविका वृद्धि के लिए, आजीविका वृद्धि के लिए। कुल ऋण की राशि कि कितना वो पैसा ले रहे हैं, उदाहरण में हम लिख लेते हैं 20,000 रुपए। ज्यादा भी हो सकता है। 20,000 की उन्होंने किस्तें कितनी बनवाई है, 10। किस्तों का समय क्या रहेगा, मासिक, क्योंकि महीने में एक ही बार किस्त आएगी और मासिक के हिसाब से 10 किस्तें बने तो 2,000 की एक किस्त रहेगी। और ब्याज लिया है 1%। इसके ऊपर जिस गांव में ये समूह है उस गांव का नाम आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं बर्थर। वीओ का नाम आ जाएगा उजाला। और जिस पन्ने पर ये वितरण का पैसा लिखा जा रहा है उसी पन्ने का यहाँ पे पृष्ठ संख्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18। नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या लिखने के बाद आगे चलेंगे। फिर उसके बाद समूह के जो दोनों पदाधिकारी है रेवेन्यू टिकट पर अपने साइन कर देंगे। यहाँ पे रेवेन्यू टिकट लगाई जाएगी और अपने साइन कर देंगे। अब उन्होंने लिया था टोटल 20,000 और 20,000 की बनाई है 10 किस्तें। तो हमें सबसे पहले ये मांग राशि वाला जो पार्ट है
2 3 4, ये जो मांग राशि है इसमें हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। तो टोटल किस्तों की संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तारीख आ जाएगी 1/5/2019 को ऋण वितरण हुआ है, तो इसकी किस्त आएगी 1/6/19। तो उसी प्रकार से फिर अगली किस्त कब आएगी? 1/7 को, फिर 1/8/19 को, 1/9/19 को, 1/10/19 को, 1/11/19 को। इस प्रकार से हम 10 किस्तों की तारीखें पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। इसके बाद किस्तों का, किस्तें 2-2 हज़ार रुपए की बन रही है तो 2-2 हज़ार रुपए सब में पहले से ही लिख देंगे। ये केवल हमारी एक योजना है और इस योजनाबद्ध तरीके से हमें कार्य करना है। पहली किस्त पे जो ब्याज आएगा 1 रुपए के हिसाब से आएगा 200 रुपए। फिर इसके बाद अगली किस्त पे जो ब्याज लगेगा वो हमारा लगेगा 180 रुपए, क्योंकि 2000 रुपए का ब्याज कम हो जाएगा। इस प्रकार 160 रुपए ब्याज, फिर 140, 120, 100 रुपए। इस प्रकार से 20-20 रुपए हर बार कम होते चले जाएंगे, क्योंकि 2,000 का ब्याज 20 रुपए होता है। ये केवल हमारी एक योजना है। अगर ये समूह अपनी किस्त और ब्याज समय पर चुकाता रहेगा तो इसी मांग राशि के अनुरूप उसे पैसा लौटाना है। अन्यथा बीच में अगर वो किसी भी प्रकार से त्रुटियां करता है तो त्रुटियों के अनुसार शेष राशि के अनुसार ही उसको पैसा चुकाना पड़ेगा और शेष राशि जो रहेगी उसी के आधार पर ब्याज देना पड़ेगा। चले हम मान लेते हैं 1/6/19 को इस समूह ने अपना किस्त और ब्याज समय पर चुका दिया। चूंकि यहाँ पर जब हम पहली बार ये पूरा पार्ट भरते हैं तो इस पन्ने को यहाँ तक भर लेंगे, क्योंकि इस 5 और 6 नंबर में पूछा गया है बकाया के साथ मांग। क्योंकि पहली किस्त है इसलिए बकाया तो होने से रही, परंतु मांग तो रहेगी ना। मांग हमारी 2000 रुपए किस्त, क्योंकि मांग राशि यहाँ से देखेंगे 2000 रुपए किस्त है और 200 रुपए ब्याज है, तो मांग हमारी 2000 किस्त और 200 रुपए ब्याज हो गई। 1/6/19 को ये पैसा इन्होंने चुका दिया तो 2000 रुपए चुकती में आ जाएंगे वापसी विवरण में, और ये 200 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 2200 रुपए। बकाया कुछ दिएगा क्योंकि जितना इनकी मांग थी उतना पैसा इन्होंने चुका दिया। शेष ऋण राशि बच गई 18,000 रुपए। और अंत में नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या कौन सी लिखेंगे? जहां पे 2000 और 200 रुपए हमने लिखे हुए हैं, और वो पन्ने का नंबर हम मान लेते हैं 21। ठीक है, मान लेते हैं 21, क्योंकि 18 नंबर पर ये लोन दिया गया है तो 20 नंबर पर ये लोन वापस आ रहा है। फिर इसके बाद अगली किस्त पे चल लेते हैं। तो अब जब ये पैसा चुका दिया 18,000 रुपए, तो 18,000 चुकाने के बाद जो किस्त की मांग रहेगी वह रहेगी 2,000 रुपए। तो किस्त की मांग है और ब्याज की मांग 180 रुपए, क्योंकि बकाया कुछ नहीं है इसलिए बकाया तो रहेगा लेकिन केवल मांग रहेगी। तो 180। अगली किस्त इस समूह ने चुकाई ही नहीं, बिल्कुल भी, ना तो किस्त चुकाया ना ही ब्याज चुकाया, तो यहाँ पे लग जाएगा डैश, और बकाया में आ जाएगा 2,000 रुपए किस्त आ जाएगी और 180 रुपए ब्याज के आ जाएंगे, और शेष ऋण राशि रह जाएगी 18,000, और नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में लग जाएगा डैश, क्योंकि ना तो लेन हुआ ना देन हुआ। जब लेन और देन दोनों ही नहीं हुआ तो उसकी एंट्री नगद पुस्तक पृष्ठ पर कहीं भी नहीं हुई, इस कारण वहां पे नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं। बकाया के साथ मांग इस बार कितनी है? बकाया हमारा 2000 है और मांग हमारी 2000 है, तो टोटल राशि हो गई 4000। अब इस बार बकाया कितनी है हमारी? 180, लेकिन मांग यहाँ पे लिखी हुई है
160। कभी भी अगर ये योजना जो हमारी बन रही थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी कि समूह अगर अपना समय पे किस्त चुकाता है तो इसी के अनुसार मांग मानी जाए, परंतु अगर समय पर किस्त नहीं चुकाता तो बकाया के साथ जो मांग जुड़ेगी वो शेष ऋण जो बचेगा हमारा उस पर जो भी ब्याज लगता है वही देय होगा। तो इस प्रकार से टोटल राशि हो गई हमारी 360 और इस राशि को इन्होंने समय से चुका दिया। 4000 रुपये किस्त चुका दी और 360 रुपये ब्याज के चुका दिए, टोटल हो गया 4360 रुपये। बकाया कुछ रहा ही नहीं, इस प्रकार से टोटल 14000 रुपये शेष बचा और नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या हो गई 24। इसी प्रकार जब अब पूरा लोन चुक चुका है उसके बाद जो वर्तमान मांग बनेगी 2000 रुपये किस्त बनेगी और 140 रुपये ब्याज के बनेंगे। इस बार क्या हुआ कि महिला आई, महिला ने बोला कि मेरे पास 1000 रुपये आप ये जमा कर लो, बाकी अगली बार दे देंगे। अब महिला ने कितना पैसा दिया? 1000 रुपये। अब इस 1000 में सबसे पहले हम क्या जमा करेंगे? ब्याज। सबसे पहले हम ब्याज लेंगे क्योंकि ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगता, तो ब्याज हम पहले ले लेंगे। तो 1000 में से 140 गए तो कितने बचे हमारे? 860 रुपए। तो 860 रुपए हमने किस्त के अंदर डाल दिया और तारीख थी हमारी 1/9/19। 860। अब कुल कितने पैसे कम आए किस्त के अंदर? 1140 रुपए। यानी कि किस्त की डिमांड थी हमारी 2000 की, लेकिन पैसा जमा कितना हुआ? 860 रुपए। कितना पैसा कम था? 1140, वो बकाया में आ गया चूंकि ब्याज पूरा हमारे पास आ चुका है। और इस प्रकार से शेष ऋण राशि बची 13140। ठीक है, 13140 और नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या हो गई 26। अब चूंकि 1140 हमारी बकाया मांग थी और 2000 वर्तमान मांग है तो टोटल मांग आ गई 3140। और जो ब्याज की मांग है, ब्याज की मांग हमारी आ गई। अब की बार जो हमारा ब्याज लगेगा शेष ऋण राशि पे लगेगा, यानी कि 131 रुपए 40 पैसे, कुल मिला के 132 रुपए। टोटल 132 रुपए। और इस प्रकार 1/10/19 को ये पैसा पूरा चुका दिया जाता है। तो टोटल पैसा चुकाया 3272 रुपए। शेष ऋण राशि कुछ नहीं बची और यहां पे बकाया ऋण बच गया 10,000 रुपए और नगद पुस्तक की संख्या हो गई 28। इसी क्रम में हम आगे लिखते चले जाएंगे। ये एक सिंपल सी पुस्तक है, इसमें बस एक ही चीज लेनी है कि सदस्यों को कितना ऋण दे दिया और उस ऋण की कितनी सदस्य ने किस्त वापस करी। जितनी वापस करेगा वही एंट्री हमें डालनी है और शेष में से घटाते चले जाना। और इस प्रकार से हमारी ऋण पुस्तक कंप्लीट होगी। और सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है, आप इस पूरे कॉलमों को ध्यान से देख लो। ये हमारे समूह के अंदर जो बड़ा ऋण लिखा जाता है बिल्कुल सेम उसी तरह से है। और जो अच्छे से इसको सीख जाएगा उसको आगे भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आगे जो हमारा बड़ा संगठन बनता है CLF, उसके अंदर भी ये पुस्तक इसी प्रकार से लिखी जाती है। बस फर्क इतना पड़ता है कि समूह के अंदर सदस्य लोन लेने वाले होते हैं, ग्राम संगठन में समूह लोन लेने वाला होता है और CLF के अंदर जो लोन लेने वाले होते हैं वो ग्राम संगठन होते हैं। इस प्रकार से हमारी ऋण पुस्तक लिखी जाती है। अब हम चलेंगे अपने अगली पुस्तक की तरफ। अब हम चलते हैं
ग्राम संगठन की 8वीं पुस्तक समूह पास पुस्तक के ऊपर। जैसा कि आपने देखा कि स्वयं सहायता समूह के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनको समूह और खुद के बीच में जो लेन देन हो उसका पता लगने के लिए समूह सदस्यों को एक एक पासबुक दी गई है। लेकिन ग्राम संगठन में सदस्य कौन है? समूह। तो इसी प्रकार से समूह और ग्राम संगठन के बीच में क्या क्या लेन देन हो रही है उसकी जानकारी समूह को रखने के लिए समूह को भी एक छोटी सी डायरी दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार की है। इस प्रकार की ये डायरी दी गई है। इसमें समूह जो भी लेन देन ग्राम संगठन के साथ करता है वो सारी जानकारी इसमें आ जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। परिभाषा: जिस पुस्तक में समूह और ग्राम संगठन के बीच समस्त लेन देन को लिखकर समूह को दिया जाता है उसे स्वयं सहायता समूह पास पुस्तक कहा जाता है। अब इसके कुछ लाभ है। समूह को पहचान प्राप्त होती है, क्योंकि ये समूह के एक प्रकार से पहचान पत्र के रूप में कार्य करती है डायरी। समूह को लेन देन का पता रहता है, यानी कि समूह को ये पता रहता है कि उसकी ग्राम संगठन से क्या क्या लेना है और क्या क्या देना है। और नंबर 3, वीओ को कितनी राशि, किस्त और ब्याज देना, इसका ही पता रहता है। ग्राम संगठन समूह से कितना पैसा मांगता है, कितनी इस महीने में किस्त और ब्याज की मांग है, वो सारा इससे पता चल जाता है। अब इसको जो लिखने का तरीका है वो बहुत इजी है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमें ज़्यादा डीपली इसमें आपको कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसकी जो पुस्तक को अंदर से देखेंगे तो आप यहाँ पर इस पुस्तक को एक बार आप ध्यान से देखिए। इसमें बिल्कुल आपको जो टेबल मिलेगी ये वही टेबल है जो हमने समूह सदस्यता रजिस्टर के अंदर पढ़ा था। सदस्यता रजिस्टर में जो हमारा प्रवेश शुल्क और हिस्सा धन वाला टेबल था बिल्कुल वैसा ही है। और जहाँ पे हमने इस समूह का डाटा सदस्यता रजिस्टर में डाला है उस रजिस्टर का यहाँ पे हमें कॉपी करके लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हम लोन की बात करें तो जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में ऋण पुस्तक में आपको समझाया था लोन के बारे में, सेम वही कॉलम इसमें हमें ऋण पुस्तक से नकल करके इसमें लिखना है। पहले हमें ऋण पुस्तक तैयार करनी है, उसके बाद जो जो हमने ऋण पुस्तक में लिखे वही चीज़ें हमें इसमें डालनी है। सेम उसी प्रकार के कॉलम इसमें रहते हैं, 14 प्रकार के वही कॉलम है। बस एक थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि हमारे जो ऋण पुस्तक है उसके अंदर हमारा 14वां कॉलम नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या रहता है, परंतु इसमें 14वां कॉलम पदाधिकारियों के हस्ताक्षर, क्योंकि ग्राम संगठन में इस समूह ने पैसा चुकाया है तो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं वो इस डायरी में साइन करके देंगे कि इस समूह ने इतनी किस्त और इतना ब्याज समय पे अदा कर दिया है। और इन दोनों जो बाकी किताबों में जानकारी होती है सारी जानकारी इसी में किताबों के आधार पर कॉपी करके लिखी जाती है। अब तक हमने ये जाना कि ग्राम संगठन की 8 पुस्तकें कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं ग्राम संगठन की अगली पुस्तक, ग्राम संगठन ऋण डीसीबी। सबसे पहले डीसीबी का मतलब समझते हैं। डीसीबी का मतलब होता है डिमांड कलेक्शन बैलेंस, यानी कि मांग प्राप्ति शेष। इस पुस्तक की परिभाषा है जिस पुस्तक में ग्राम संगठन से जुड़े समूहों को ऋण की मांग, वापसी, बकाया का पता चलता है उसे ग्राम संगठन ऋण डीसीबी पुस्तक कहते हैं। यानी कि इस एकमात्र पुस्तक से हमें यह पता चल जाता है कि ग्राम संगठन से जो समूह जुड़ रहे हैं और उनको जो हमने ग्राम संगठन ने ऋण दिया है उस ऋण की जो इस महीने में वापसी आनी थी, वापसी की मांग राशि कितनी थी और उन्होंने कितना वापस कर दिया, और उस मांग राशि में से अगर कुछ बकाया रह गया तो उस बकाया का इस पुस्तक से पता चलता है। अब हम इसके लाभ जानेंगे। समूहों से ऋण की मांग राशि का पता चलता है कि समूहों से इस महीने में कितना पैसा आना था उसकी मांग पता चल जाती है। नंबर 2 में समूह से प्राप्त राशि का पता चलता है कि उस मांग में से कितनी राशि ग्राम संगठन ने प्राप्त की, इसका पता चलता है। नंबर 3 समूहों की बकाया राशि का पता चलता है। बकाया का मतलब इस महीने में जितना पैसा समूह ने देना था, यदि वो पैसा या तो पार्शली यानी कि कम दिया है या फिर बिल्कुल नहीं दिया, तो जो नहीं दिया पूरा का पूरा बकाया रह गया तो बकाया का भी पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो 3 जानकारियां है, ये तीनों जानकारियां
यानी कि हमारे चौथे पॉइंट में मैंने बताया उपरोक्त तीनों जानकारी सीएलएफ को देने के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये पुस्तक केवल इसी काम में आती है कि ग्राम संगठन से जुड़े हुए समूह अपना ऋण समय पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस बात की जानकारी सीएलएफ को देने में ये पुस्तक काम आती है। अब हम करेंगे ग्राम संगठन ऋण डीसीबी के अभ्यास। उससे पहले जान लेते हैं ग्राम संगठन ऋण डीसीबी रजिस्टर। ये हमारा ग्राम संगठन ऋण डीसीबी रजिस्टर है, जिसमें हम ग्राम संगठन ऋण डीसीबी लिखेंगे और ये 2 पन्नों में लिखा जाएगा। कैसे? जैसे कि इसको अगर हम खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें 14 प्रकार के कॉलम होंगे। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये कॉलम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे ऋण पुस्तक के अंदर होते हैं। 14 कॉलम होते हैं और ये 2 पन्नों भरता है। यहाँ सफ़ेद वाले और ब्राउन वाले पन्ने के बीच में एक कार्बन कॉपी लगाई जाती है और लगाने के बाद जब इसको लिख लिया जाता है तो पदाधिकारियों के साथ ये पुस्तक का ये पन्ना सीएलएफ को भेजा जाता है। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। ये पुस्तक ग्राम संगठन ऋण डीसीबी पुस्तक ग्राम संगठन ऋण पुस्तक होती है, उससे कॉपी करके लिखा जाता है कि इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, केवल ग्राम संगठन ऋण डीसीबी को ऋण पुस्तक का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं ग्राम संगठन का नाम, उजाला। गांव का नाम लिख लेते हैं, बर्थल। ब्लॉक हो गया निवाई, क्लस्टर निवाई, ब्लॉक भी निवाई, और जिला टोंक। यहाँ पे लिखेंगे जिस महीने का ये ग्राम संगठन ऋण डीसीबी बनाया जा रहा है उस महीने का नाम। मान लेते हैं हमने अप्रैल माह का डीसीबी बनाया, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 2020। इसके बाद जैसा कि हम बताते आ रहे हैं शुरू से कि सभी समूहों को हर किताब में क्रमानुसार एक क्रम में रखा गया है। जिस क्रम में स्टार्टिंग पुस्तक बैठक प्रस्ताव पुस्तक में रखा है, जिस क्रम के अंदर ऋण पुस्तक की तालिका में हमने समूह को रखा है, उसी क्रम के अंदर यहाँ पे उनके नाम भरने हैं। जैसे कि पहला समूह हो गया बीजासन माता, दूसरा हो गया ज्वाला, तीसरा हो गया जय अम्बे, चौथा हो गया भारत माता, पांचवा हो गया अंजलि एसएच जी। ये हमारे समूहों के नाम आ जाएंगे। फिर इसके बाद इनके आगे जो प्रारंभ राशि पूछी गई है, प्रारंभ ऋण राशि, जैसे कि अप्रैल 2020 का हम ये डीसीबी बना रहे हैं, तो हमें ग्राम संगठन की जो ऋण पुस्तक है उसमें ये देखना पड़ेगा कि मार्च के अंत तक इन समूहों के ऊपर कितना कितना लोन बाकी था। उदाहरण के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए बीजासन माता में बाकी है, 50,000 रुपए ज्वाला में बाकी है, 50,000 जय अम्बे में बाकी है, 1 लाख रुपए भारत माता में बाकी है और 1 लाख रुपए अंजलि एसएच जी में भी बाकी है। और सबसे नीचे इनका टोटल योग कर लेंगे, 1 2 3 4, टोटल राशि है 4 लाख रुपए। ये 4 लाख की राशि मार्च के अंत तक इन समूहों पर बाकी थी। फिर इसके बाद आता है पिछले महीने तक बकाया। पिछले महीने तक का बकाया का मतलब है कि मार्च महीने में इन समूहों ने, जो कि ये समूह दिखाई दे रहे हैं, इन समूहों ने कोई ऋण की किस्त देनी थी लेकिन वापस नहीं की, यानी कि किस्त और ब्याज बाकी है पिछले महीने का। तो जो पिछले महीने का किस्त ब्याज बाकी है वो इन 4 और 5 नंबर कॉलमों में लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लिख लेते हैं कि बीजासन माता में 5,000 रुपए किस्त पिछले माह की बाकी है और 1,000 रुपए ब्याज बाकी है। बाकी किसी भी समूह में कोई पैसा बाकी नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट 6 और 7 नंबर, जैसा कि हमने ऋण पुस्तक में देखा
कि 6-7 नंबर में बकाया के साथ मांग लिखी हुई है 10,000 रुपए, और उसी ऋण पुस्तक में ब्याज की मांग लिखी है 2,000 रुपए, तो हम यहाँ भर लेंगे। उसी प्रकार अन्य जो समूह है उनकी भी हम ऋण पुस्तक में एक बार मांग देख लेते हैं कि कितनी कितनी इनकी मांग भरी है। वो ऋण पुस्तक में जो लिखा है वही हमको यहाँ भरना है। यानी कि अगर एक समूह ने 2 या 3 या 4 जितने भी ऋण ले रखे हैं उसका टोटल योग चल रहा है यहाँ पर, यानी कि 3-4 सिंगल ऋण हो या 3-4 ऋण हो, उनका सबका योग करके हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि ज्वाला समूह से 3,000 रुपए किस्त और 500 रुपए ब्याज की मांग, जे अम्बे से 3,000 किस्त, 500 रुपए ब्याज की मांग, भारत मां से 5,000 की किस्त और 1,000 रुपए की मांग, अंजलि एसएचजी से भी 5,000 रुपए की किस्त और 1,000 की मांग, और इसके नीचे हम कुल करते चले जाएंगे। और इसका भी कुल कर लेंगे, 10, 10, 20 और 6, 26,000 रुपए, 2 और 1, 3, 1, 4 और 1, 5,000 रुपए। यहां तक हमने भर लिया। और आप लोग भी कोशिश ये करना कि जब ग्राम संगठन की मीटिंग शुरू होती है तो उससे पहले आपके यहाँ तक के कॉलम पूर्ण कर लेना ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको मीटिंग के दौरान कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी समूह का ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिरकार समूह से कितनी मांग है, क्योंकि जब आप समूह से किस्त और ब्याज की डिमांड करोगे कि आपके समूह से ये किस्त और ये ब्याज आना है, तो आपको उसकी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी कि 3-4 समूह से कितना पैसा आना है। आप सीधे डीसीबी अगर आपने यहाँ तक तैयार कर रखी है तो सीधे महिला को बता सकते हो कि देखिए आपकी किस्त इतनी है और ब्याज की मांग इतनी है, फिर वो जितना पैसा जमा कराती है उसके आधार पर आगे लिख दिया जाता है। अब हम मान लेते हैं कि आज की इस बैठक के अंदर इन सभी समूहों से पूरे पैसा बराबर आ गया है, तो यहाँ भर लेते हैं हम। 10,000 पूरा आ गया, 2,000 ब्याज का भी आ गया, 3,000 किस्त भी आ गई, 500 रुपए ब्याज के आ गए, 3,000 किस्त की आ गई, 500 रुपए ब्याज के आ गए। उदाहरण के तौर पे हम ये रख लेते हैं कि भारत माता ने केवल ब्याज दिया, 5,000 किस्त नहीं दी, और इन्होंने 5,000 किस्त और ब्याज का पैसा दे दिया। तो इस प्रकार से 5,000 रुपए नहीं आए, टोटल कितना पैसा आया? 21,000 रुपए। 10, 6, 16 और 5, 21,000 रुपए किस्त और 5,000 रुपए ब्याज का आ गया। इस समूह ने अपना ब्याज जमा करा दिया था परंतु किस्त जमा नहीं कराई, इस कारण से ये किस्त की राशि आ जाएगी बकाया में, और बाकी सभी कॉलमों को हमें खाली नहीं छोड़ना, डैश मार देना, और यहाँ पे भी 5,000 रुपए और ये डैश। इस प्रकार जब किस्तें चुका दी, 12वें नंबर के कॉलम में हमें लिखना है इनकी बकाया शेष कितना रह गया। जैसे कि बीजासन माता का 1 लाख रुपया लोन था, उसमें से इन्होंने 10,000 रुपए चुका दिया, तो शेष कितना बचा? 90,000 रुपए। ज्वाला के ऊपर 50,000 का लोन था, 3,000 चुका दिया, तो कितना बचा? 47,000 रुपए। इसी प्रकार जे अम्बे का 50,000 लोन था, 3,000 चुका दिया, तो कितना बचा? 47,000। इसके बाद भारत माता में 1 लाख रुपया था और इन्होंने मूलधन नहीं चुकाया, इस कारण इनका 1 लाख बाकी रह गया। इसी प्रकार अंजलि एसएचजी में 1 लाख था, इन्होंने 5,000 रुपए अपना किस्त चुका दिया, तो यहां बच गया 95,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये पूरा डाटा भर लिया। अब यानी कि टोटल हमारी जो किस्त की मांग थी वो कितनी थी? हमारी मांग 26,000 रुपए।
लेकिन इस महीने में वापस कितना आया हमारा 21,000 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए कमाया, 21,000 रुपए आया, तो शेष लोन हमारा कितना बचा 4 लाख था। 4 लाख में से हम 21,000 रुपए माइनस कर देंगे तो ये बचा 3,89,000। ठीक है, यहां तक का कॉलम एक बार से हम दोबारा जान लेते हैं। हमेशा क्या करना है हमें 3 नंबर कॉलम के अंदर जो 3 नंबर में जो राशि लिखी हुई है उस राशि में से हम 8 नंबर की राशि घटा करके 12 नंबर में लिखेंगे और 12 नंबर की राशि में 13 नंबर जोड़ करके फिर 14 में लिखेंगे हम। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। नया ऋण मंजूर, पहला समूह बीजासन माता ने कोई नया ऋण नहीं लिया। इसके बाद दूसरा समूह ज्वाला ने भी नया ऋण नहीं लिया। इसके बाद जय अम्बे समूह, जय अम्बे ने 20,000 रुपए नया ऋण लिया है। ठीक है, इसके बाद अगले समूह उसने नया ऋण नहीं लिया और इस प्रकार से नया ऋण मंजूर हुआ मात्र 20,000 रुपए। अब जैसा कि मैंने बताया था 12 नंबर को और 13 नंबर को जोड़ करके 14 नंबर में लिखना है, तो 13 नंबर में उपरोक्त 2 समूहों के अंदर कोई नया ऋण नहीं लिया गया तो इनकी राशि एज वेल एज आ जाएगी। इसके बाद तीसरा समूह जय अम्बे समूह ने शेष ऋण राशि 47,000 थी और 20,000 नया ऋण ले लिया तो इसकी टोटल राशि हो गई 67,000 रुपए। इसके बाद आगे के किसी समूह ने कोई नया ऋण ले लिया तो 1 लाख रुपए इसका बचा रह गया हमारे भारत माता समूह का और 95,000 रुपए अंजलि एसएचजी का रह गया। और इस प्रकार से अगर इन राशियों को हम सबको जोड़ेंगे तो सब राशियों का टोटल योग आ जाएगा 3,99,000। और इस प्रकार से ये डीसीबी लिखनी है और जब ये डीसीबी लिखी जाएगी उस दौरान इस उपरोक्त वाले पन्ने का और इसके नीचे जो पन्ना इन दोनों के बीच में हमें कार्बन कॉपी लगानी पड़ेगी ताकि जब ये कंप्लीट हो जाएगी इस पे साइन वगैरह हो जाएंगे उसके बाद इसको एक पन्ना फाड़ करके हमें पदाधिकारियों को देना है ताकि वो सीएलएफ में ले जाके उसको जमा कराए ताकि सीएलएफ को ये पता रखता रहे कि किस किस समूह ने अपना पैसा समय पे चुका दिया। इसके पश्चात यहाँ पे बीओए अपने साइन कर देगा और यहाँ पे पदाधिकारी मोहर लगा के अपने साइन कर देंगे और इस प्रकार से ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी।